मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे के बारे में कि किसी की परिणति यानी कि गिरावट कहां तक जाती है, उसके बारे में। क्योंकि उद्धव ठाकरे राजनीति में एक स्टडी करने लायक एक विषय है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर और सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी, कि किस तरह से किसी व्यक्ति की, किसी विचार की जब गिरावट आती है तो क्या क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, क्या क्या उनके बारे में आकलन किया जाता है। तो उसी विषय पर आज हम बात करते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, इतना बड़ा रुतबा था उनका कि जब वो ऐसे करते थे तो बंबई जागती थी। अगर उन्होंने ऐसे कर दिया तो बंबई का शटर डाउन हो जाता था। यानी कोई भी हड़ताल, कुछ भी करना हो तो पूरी मुंबई बाला साहब ठाकरे के अनुसार चलती थी। वो सत्ता में थे या नहीं थे। आपको ध्यान होगा जब एक बार 1996 में सरकार बनी भाजपा और शिवसेना की, तो बहुत से लोगों का आग्रह था कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं किसी को बनाऊंगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को बनाया, उसके बाद नारायण राणे को बनाया। तो मनोहर जोशी ने भी एक बार कहा, किसी ने कहा कि आप बाला साहब ठाकरे के इशारे पे चलते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बाला साहब ठाकरे के रिमोट कंट्रोल से चलता हूं। ये दबदबा था बाला साहब ठाकरे का कि एक मुख्यमंत्री कहता है कि मैं तो उनके रिमोट से ही चलता हूं। एक ताकत थी बाला साहब ठाकरे की। और जब उन्होंने शिवसेना बनाई और भाजपा से गठबंधन किया, बड़े बड़े कद्दावर नेता थे अटल जी और अडवाणी जी, वो भी उनके मातोश्री में जाते थे। जब भी कोई बात हुई, सीट शेयरिंग की विषय हो, सरकार बनाने का विषय हो, या मुंबई जाएंगे तो मातोश्री, यानी पूरे महाराष्ट्र में मातोश्री, जो उनका निवास स्थान है उसका नाम है मातोश्री, उसका एक अपना रुतबा था। लेकिन आज क्या परिस्थितियां हुई आप देखेंगे। 2014 में भी अलग हो गए, चुनाव लड़े थे, फिर वो सरकार में शामिल हो गए उद्धव ठाकरे। वो सरकार को गाली भी देते रहे और सरकार के साथ भी रहे। फिर 2019 का चुनाव आया तो फिर भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़े। और उद्धव ठाकरे ने तब भी ये कहा अमित शाह को कि हम जो भी बातचीत सीट शेयरिंग की होगी वो मातोश्री पे होगी। अमित शाह जैसा कद्दावर व्यक्ति 2019 में, लेकिन क्योंकि वो सम्मान करते थे बाला साहब ठाकरे का, तो उस मातोश्री के सम्मान के कारण वो उनके घर पर गए और सीट शेयरिंग कहां हुई? मातोश्री में। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ और दोनों का मिलकर गठबंधन की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, उस लालसा ने भाजपा और शिवसेना का गठबंधन तुड़वा दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री? क्योंकि 2.5 साल वो रहे और 2.5 साल आज उनके ऊपर, मैं कह रहा हूं, पीएचडी करनी चाहिए उद्धव ठाकरे के ऊपर कि कहां वो उनका रुतबा था और कहां चल गया। जहां वो रिमोट से सरकार चलाते थे, अब उनकी सरकार शरद पवार के रिमोट कंट्रोल और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल से चलने लग गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अभी तो उनकी उपलब्धि क्या थी उसमें उदाहरण है ये, उनका गृह मंत्री ही जेल में चला गया और उस पर आरोप लगे और वो जेल में हो गए। ये तो उनकी उपलब्धि थी। फिर वो पूछ रहे थे किसको गृह मंत्री बनाऊं, यानी वो रिमोट कंट्रोल से जो व्यक्ति चलाते थे वो रिमोट कंट्रोल से चलने लग गए। उसके बाद की परिस्थितियां, पार्टी टूटी, एक शिवसेना से दूसरी शिवसेना हो गई। और उनका जो लाउड स्पीकर था संजय राउत, कहते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई सलाहकार अच्छा ना हो तो क्या हालत होती है। क्योंकि बाला साहब के अपने एक विचार थे, अपना एक रुतबा था, अपने संस्कार थे। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी तरह आप अपने विचार को लेकर चलोगे तो वो विचार आपका साथ देगा। लेकिन
उद्धव ठाकरे ने उस पूरे हिंदुत्व विचार को ठुकराकर कांग्रेस की शरण में चले गए। मैं पिछली कहानी इसलिए बता रहा हूं कि क्या परिस्थितियां हुई, वो चले गए अपने विचार को छोड़कर, और उसके बाद उन्हीं के परिवार के यानी कि शिवसेना के विचार छोड़ने के कारण दो हिस्से हो गए और उनके पास अपना निशान भी नहीं पड़ा मिला। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है, लोग कहते हैं शिवसेना एक शिंदे, लेकिन वो शिवसेना ही है जो पहले होती थी और उसका निशान भी तीर कमान है। और उद्धव ठाकरे ने क्या प्राप्त किया, पार्टी का नाम भी क्या मिला, उबाठा। उबाठा कहते हैं वहां महाराष्ट्र में, उबाठा, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उबाठा। यानी कि पार्टी का भी कितना नाम भी इस तरह से एक मजाक का पात्र बना लिया एक विचार छोड़ने के कारण। और अब जो नई परिस्थितियां हो रही हैं, क्योंकि उनका मैंने कहा कि संजय राउत जैसा व्यक्ति बहुत लाउड बोलता है, कह रहा था कि वो मैं मुख्यमंत्री पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि शरद पवार एक मास्टर खिलाड़ी तो है ही, जबकि शरद पवार ने भी कुछ प्राप्त नहीं किया इतना, लेकिन वो खेल बनाने बिगाड़ने में बड़ा विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पार्टी को धीरे धीरे इतना किनारा लगाने लग गए कि अब मुख्यमंत्री की भी कोई घोषणा चुनाव से पहले नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस मुख्यमंत्री के लिए वो लड़के बीजेपी से अलग हुए, आज वो घोषित मुख्यमंत्री नहीं हुए। यानी कि शिवसेना यानी कि एनसीपी और कांग्रेस ने उबाठा यानी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को इग्नोर किया और उसको अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। अब उनको ही बलि देनी पड़ी। फिर कहा कि हम अधिकतर सीटों पर लड़ेंगे, ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, जबकि लोकसभा में वो सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़े। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी और 10 सीटों पर शरद पवार की पार्टी लड़ी। लेकिन 85-85 का फैसला हुआ है, 33 सीटें बकाया हैं, 18 उनके गठबंधन को है, बाकी 15 सीट उनकी बकाया, उसमें कितनी वो ले पाएंगे। यानी उस मामले में भी उनका फेलियर हो गया। और सबसे ज्यादा फेलियर एक विचार का कैसे होता है, जब उस विचार के अंदर यानी कि अब दो गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, क्योंकि सीधा पार्टियों का चुनाव नहीं, ये गठबंधनों का चुनाव है। यानी महाविकास अघाड़ी जिसमें उबाठा है, उसमें कौन कौन प्रयास कर रहा है आप कल्पना कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी उस उबाठा में यानी उस गठबंधन के साथ में जाना चाहते हैं जिसमें शिवसेना है, और ये भी तैयार हैं। अभी आपने सुना होगा जो बॉम्बे के प्रदेशाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में के अखिलेश भी खड़े हैं कि हमारे 2 एमएलए हैं, 6 से 8 एमएलए हमारे बना दो, फिर देखना मुसलमान की तरफ महाराष्ट्र में मुंबई में कोई भी नजर नहीं उठा सकेगा। 6 से 8 एमएलए बना दो। अब वो 5 सीटों पर अड़े हुए हैं, वो लेके ही मानेंगे। यानी कि वो जो कट्टर मुसलमान लोग थे अब्बू आजमी जैसे, उनके साथ भी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को जाने में कोई परहेज नहीं है। विचार की गिरावट कहां तक जाती है। अब क्या है, आपने सुना होगा कि कितना मामला फंसा हुआ है सीटों को लेकर। सीटों का मामला किन पे पड़ा है, फंसा है मुस्लिम सीटों को लेकर। यानी कि उद्धव ठाकरे मुस्लिम सीटें लेना चाहते हैं, उनको पता है मुसलमान ही अब हमारी जीत की गारंटी रह गए। इतना पतन इन चीजों का हो चुका है, क्योंकि ठाणे में शिवसेना, ठाणे मुंबई के इलाके में, पुणे ठाणे मुंबई में शिवसेना मजबूत थी, विदर्भ में कांग्रेस मजबूत थी, और मराठवाड़ा में शरद पवार की पार्टी मजबूत थी। लेकिन इन सब जगह पर क्योंकि हिंदू के नाम पर तो अब शिव सैनिक ज्यादातर शिंदे के साथ है, क्योंकि वो तो विचार है, हिंदुत्व का विचार है शिवसेना का। जिस महाराष्ट्र की गलियों में शिवसेना के कार्यकर्ते शेर का छाती पर बिल्ला लगाकर ऐसे घूमते थे हिंदुत्व की ध्वजा लहराकर, वो कितना निराश इस उद्धव ठाकरे के विचारों के कारण और इस पार्टी से कितना दूर होता जा रहा है, कि क्या परिस्थितियां कहां से कहां पर आ गई। जिस मातोश्री पर बड़े बड़े नेता शीश झुकाते थे, आज उस मातोश्री को लेकर
आपको ध्यान होगा पिछले कुछ समय पहले मुसलमान लोग आए, मुस्लिम, और वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी गाली निकाल कर गए मातोश्री के बाहर, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का पूरे मुंबई में दबदबा था, उनके घर पर आकर वक्फ बोर्ड के विषय को लेकर या कोई भी विषय को लेकर कुछ लोग आकर गाली देकर चले गए, लेकिन ये उद्धव ठाकरे उनको कुछ नहीं कर सके। यानी एक रुतबा कहां से कहां खड़ा था और कहां नीचे आया। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव में क्या नतीजे होंगे, हो सकता महा विकास अघाड़ी चुनाव जीत जाए, क्योंकि ये देश विधानसभा का है, हर विषय पर अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग केवल इसीलिए नाराज हो जाते हैं, वोट तो वो शिंदे को या बीजेपी को देना चाहेंगे, लेकिन उम्मीदवार हो सकता है उसका कांग्रेस या उद्धव ठाकरे का जानकार हो, उसको वोट दे दे। और आजकल तो लोग इसीलिए वोट डालने भी नहीं जाते कि हमारे साथ कोई वोट मांगने ही नहीं आया। ये देश की स्थिति भी है कि वोट ही नहीं कोई मांगने आया, इसलिए हम डालने नहीं जाएंगे, जबकि ये खुद जाना चाहिए अपना नेता चुनने के लिए। तो ये स्थिति, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति के विचारों के पतन की बात कर रहा हूं, जिसका पूरे देश में डंका बजता था। और महाराष्ट्र और खास तौर पे मुंबई में तो जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, वो आज, आपको ध्यान होगा जो बैठ के हो रही है वो मातोश्री में नहीं होती। जो बात मेरी बीच में रह गई थी कि कैसे 2019 में भी अमित शाह उस घर में जाकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज उद्धव ठाकरे या तो शरद पवार के घर जाते हैं या YB चौहान सभागार करके एक स्थान है, वहां पर बैठ के होती है कि सीट वहां जाना पड़ता है कि कितनी सीटें मिलेंगी। आपने एक वीडियो देखा होगा, शरद पवार के पास बहुत वायरल हो रहा है, शरद पवार के पास उद्धव ठाकरे जा रहे हैं और उन्होंने इशारा किया कि आप बाहर बैठो। यानी ये परिस्थितियां पैदा कर दी उद्धव ठाकरे ने, और अपने उस संजय राउत के सलाह से कि कितनी बुरी स्थिति में आज शिवसेना है। 124 सीटों पर लड़ी थी शिवसेना, भाजपा के साथ थी, आज वो 100 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही। तो मेरे कहने का मतलब आज उद्धव ठाकरे पे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो एक स्टडी केस है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि विचारों से दूर होने के बाद क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। और मुझे तो लगता है कि इसके अंदर जो उनकी 2.5 साल की सरकार थी और उसके बाद से उनका पतन हुआ, वो पाल घर के संतों को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनकी हत्या की गई उद्धव ठाकरे सरकार ने, मुझे लगता है उन संतों का भी श्राप कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे यानी उबाठा पार्टी के पीछे जरूर लगा है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।